हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आज के इस नए टॉपिक में। तो चलिए आज की हम शुरुआत करेंगे। हमारा जैसा कि चल रहा था बायोलॉजी का पार्ट 1, जो बच्चे नहीं देख पाए होंगे वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जीवों के जनन के पार्ट 1 को, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा इस जीवों के जनन के पार्ट 2 का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे एकदम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि यह क्लास जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने 5 टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम लोग छठे से शुरुआत करेंगे इसका, और हमारा एक एक टॉपिक बेहद ही शानदार होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं छठे टॉपिक पे। तो देखिए आज का हमारा पहला सवाल है इस टॉपिक में कि जलकुंभी को महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्यों? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एकदम आंसर को अच्छे से नोट करिएगा, या जिन बच्चों को नोट्स बनाना हो वो बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो जानते हैं इसका जवाब कि जलकुंभी को महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब देखिए होगा राइट आंसर कि जलकुंभी एक जलीय पौधा है। कैसा पौधा है? जलीय पौधा, जल में उगने वाला पौधा है, जो शांत जल में तेजी से वृद्धि और विकास करता है। और सबसे पहले जलकुंभी को विदेशों से पश्चिम बंगाल में लाया गया था। ये बंगाल और पश्चिम बंगाल एक ही है, ठीक है, तो इस पर गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जलकुंभी को विदेशों से पश्चिम बंगाल में लाया गया था, और वहाँ विभिन्न जलाशयों में जलकुंभी लगाया गया, ठीक है। क्या किया गया? इस जलकुंभी को विदेशों से लाया गया और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जलाशयों में लगाया गया। जलाशयों जहाँ पे पानी रहता है, जैसे नदी, तालाब, ये सब, ठीक है। और ऐसा करने पर बहुत कम समय में ही संपूर्ण जलाशयों में जलकुंभी की संख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है, क्योंकि यह जो जलकुंभी है वो बहुत ही जल्दी वृद्धि कर जाता है पानी में, तो जिसके कारण मछलियाँ एवं अन्य जलीय जंतु मरने लगे। इसलिए जलकुंभी को महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछता है ये, तो याद रखिएगा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते 7वें नंबर टॉपिक पे। तो इस चैप्टर में हमारे पार्ट 2 में एकदम छोटा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। आप लोग नोट करते जाइएगा और अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए, और इन सारे सवाल को आप अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आपका एक एक टॉपिक क्लियर रहेगा। देखिए ये अगला सवाल हमारा है, मध चक्र क्या है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, मध चक्र क्या है। जवाब क्या होगा? नन प्राइमेट स्तनधारियों में, ठीक है, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहा जाता है। काफ़ी इजी सा जवाब है, ठीक है, कि नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं गाय, चीता, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चूहा, ठीक है। तो एक सवाल और भी बनेगा यहाँ पर, आप लोग गौर करिएगा। पूछेगा आपसे कि चीता जो है किस प्रकार के स्तनधारी में आएगा, तो मध चक्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए 8वां नंबर टॉपिक, देखिए वीवीआई करवा दिया गया है हमारी टीम द्वारा, आप लोग इसको अच्छे से वीवीआई कर लीजिए। पूछता है एग्जाम में जी कि ऋतुस्राव चक्र क्या है। जिस तरह से मध चक्र वीवीआई है, उसी तरह से ऋतुस्राव चक्र भी एक होता है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये देखिए प्राइमेट स्तनधारियों में, ऊपर हमने क्या पढ़ा, नॉन प्राइमेट, जो प्राइमेट में नहीं हो, ठीक हो। और यहाँ पर है प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग कह सकते हैं मानव, बंदर, चिंपैंजी, गुरिल्ला, ईटीसी। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ऋतुस्राव चक्र के, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए 9वां टॉपिक देखिए, यह भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी बच्चे। ये हमारा कह रहा है अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ठीक है। टॉपिक क्या है? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस क्या है। तो चलिए इसके जवाब को जानते हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना हो, हमारा हैंड रिटेन नोट्स क्लास 10th के, 12th के, 11th के, कोई भी नोट्स खरीदना हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम आपकी पूरी मदद करेगी, ठीक है।
और जिन बच्चों ने हमारी लर्निंग ऐप को नहीं डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर में जाइए जी, ड्रीम क्लासेस को डाउनलोड करिए। और काफ़ी कम फी में हमारी टीम जो है इस बार 12th की क्लासेस दे रही है, ठीक है, 12th की, 11th की, 10th की। तो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से और घर बैठे अपनी तैयारी को पूरी करिए। तो चलिए इसके जवाब को जानते हैं, बाकी डिस्कशन अंत में करेंगे हम लोग। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस क्या है? तो बिना निषेचन की क्रिया संपन्न हुए ही, देखिए समझिए टॉपिक को समझिए, बिना निषेचन की क्रिया संपन्न हुए ही जीवों में जनन होने की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं मधुमक्खी, पक्षी, रोटीफर्स तथा कुछ छिपकली आदि इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर टॉपिक पे। 10 नंबर टॉपिक हमारा है, ये देखिए दिख रहा होगा, कह रहा है देखिए, एक लिंगाश्रेयी तथा उभयलिंगाश्रेयी किसे कहते हैं? तो बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। पहला क्या है, एक लिंगाश्रेयी, दूसरा है उभयलिंगाश्रेयी। तो एक लिंगाश्रेयी देकर के डैश देंगे, इसमें पढ़ेंगे कि जब नर तथा मादा, ठीक है, यानी स्त्री व पुरुष जनन अंग अलग अलग पौधों में उपस्थित होते हैं। देखिए ये नर व मादा का मतलब हो गया, नर जो पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और मादा जो स्त्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जब नर तथा मादा जनन अंग जो होता है वो अलग अलग पौधों में उपस्थित होते हैं तो उसे एक लिंगी श्रेयी कहा जाता है, जैसे कि पपीता, खजूर, भांग। तो याद रखिएगा ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि पपीता जो है इसमें किस प्रकार के ये लिंगी श्रेयी आते हैं, तो एक लिंगी श्रेयी के अंतर्गत यह आते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें जानेंगे हमारा जो टॉपिक है उभयलिंगी श्रेयी, तो इसके बारे में आगे जानते हैं क्या इसमें बोला गया, ठीक है। चलिए ये देखिए दिख रहा है आपको, चलिए तो पढ़ते हम लोग उभयलिंगाश्रेयी। तो इसमें जानेंगे कि जब एक ही पौधे में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं तो उसे उभयलिंगाश्रेयी कहते हैं। जैसे मक्का, नारियल, अंडी, ये सब में क्या है ना, ये सब जो है उभयलिंगाश्रेयी के अंतर्गत आते हैं और इसमें नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं इस पौधे के अंदर में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम सवालों को समझते जाएंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे। 11वां नंबर टॉपिक हमारा है, एक लिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो चलिए एक लिंगी पुष्प देकर के डैश देंगे और जानेंगे इसमें कि वैसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर या स्त्रीकेसर विद्यमान रहते हैं एक लिंगी पुष्प कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। और द्विलिंगी पुष्प देकर के डैश देंगे तो वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। देखिए दोनों में अंतर को समझिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर दोनों तो एक ही जवाब है, लेकिन नहीं, समझिए एक लिंगी पुष्प में क्या है कि वैसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर या स्त्रीकेसर, या तो ये पुंकेसर रहेगा या स्त्रीकेसर, दोनों में से एक ही विद्यमान रहते हैं, विद्यमान का मतलब स्थित रहते हैं, ठीक है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्योंकि देखिए नाम में ये एक लिंगी, दोनों में से किसी में एक लिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए द्विलिंगी पुष्प, वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर, तथा का मतलब दोनों, ठीक है, या का मतलब या तो ये, और तथा का मतलब दोनों, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्लियर है आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर टॉपिक पे। तो एकदम टॉपिक को भाषा के हिसाब से समझते जाइएगा, कठिन नहीं होता है, बस समझना होता है हम लोग को, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं 12वें नंबर पे। कह रहा देखिए एक लिंगी तथा उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? यहाँ पे था पुष्प, एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प था, अब यहाँ पर है एक लिंगी तथा उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं। तो बारी बारी से समझेंगे, ये सब पूछता है जी एग्जाम में, छोटा छोटा सवाल जो है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका कभी कभी पूछा जाता है, तो एकदम सटीक सा जवाब रहेगा, नाम में ही अंतर छिपा रहेगा। देखिए क्या, एक लिंगी प्राणी, तो वैसे प्राणी, ठीक है, वैसे प्राणी जिसमें एक ही जनन अंग अर्थात नर एवं मादा अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं एक लिंगी प्राणी कहलाते हैं। जैसे कि देखिए मनुष्य हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली, इसमें केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है, ठीक है, या तो नर का पाया जाए या मादा का, ठीक है। अब देखिए उभयलिंगी, उभयलिंगी में जानेंगे, उभयलिंगी में वैसे प्राणी
जिसमें नर तथा मादा दोनों जनांग पाए जाते हैं उभयलिंगी प्राणी कहलाते हैं, जैसे कि केंचुआ, जोंक, स्पंज और टेपवर्म, ये सब उभयलिंगी प्राणी। उभयलिंगी का मतलब दोनों उसी में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए मनुष्य है, तो मनुष्य में नर व मादा, स्त्री व पुरुष दो अलग अलग होंगे, तभी तो जनन का कार्य होगा। और लेकिन उभयलिंगी प्राणी में ऐसा नहीं होता है। केंचुआ, जोंक, स्पंज, टेपवर्म, ये सब जो है ना, इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, तो ये खुद से प्रजनन कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, यानी कि ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और अलैंगिक में हमारे नर व मादा दोनों मौजूद रहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था इस टॉपिक को। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छा है, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये देखिए टॉपिक हमारा है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, स्पष्ट करिए। ये आपका सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। जवाब को जानेंगे, टॉपिक पे हम लोग सबसे पहले रखेंगे बाह्य निषेचन, और डैश दे करके जानेंगे कि जब निषेचन की क्रिया, ठीक है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं या वह कहलाता है। जैसे मछली, मेढक, सीप जो समुद्र में पाए जाते हैं वो सब। ठीक है, फिर से समझिए, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन में कहेंगे कि जब निषेचन की क्रिया जो है मादा शरीर के भीतर होती है तो वैसे निषेचन को हम लोग आंतरिक निषेचन, देखिए नाम में ही छिपा है आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंदरूनी, अंदर, बाह्य मतलब बाहर। ठीक है, तो जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होगी तो बाह्य निषेचन, और जब अंदर होगी तो आंतरिक निषेचन कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बाह्य में हो जाएगा मछली, मेढक, सीप, और आंतरिक में हो जाएगा स्तनधारी पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के सभी प्राणी। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे को यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको अपने दोस्तों, और जो भी आपके भाई बहन हो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, देखिए हमारा लर्निंग ऐप है, अभी हम उसका नाम लिख रहे हैं, और वो कहाँ मिलेगा आपको, हमारे लर्निंग ऐप का नाम है, ठीक है, ड्रीम क्लासेस। ये हमारा लर्निंग ऐप है, और ये आपको मिलेगा कहाँ जी, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में मिलेगा। इसको आप डाउनलोड करिए वहाँ से जाकर, और आप घर बैठे अपनी तैयारी को अच्छी तरह से मजबूत और पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से हम देखिए यहाँ पर नोट करवा रहे हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करिए। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6200733858। ठीक है, नोट्स के लिए संपर्क करें हमारे नंबर पे। आपको बहुत ही कम फी में ड्रीम क्लासेस की टीम जो है नोट्स प्रोवाइड करवाएगी। इसी तरह के हैंड रिटेन नोट्स रहेंगे आपका। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, सारे नोट्स इस बार ड्रीम क्लासेस जो है क्लास 10th की, देखिए क्या क्या नोट्स आपको मिलेगा। 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हम देंगे, 11th का भी रेडी हो रहा है वो भी मिल जाएगा, 12th के मिल जाएंगे, साइंस के हों चाहे वो आर्ट्स के हों। ठीक है, साइंस के हों चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हो, तो एकदम से रेडी हो जाइए, तैयारी को अपनी पूरी करिए और ड्रीम क्लासेस का सहयोग लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है।